नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव के 5वें राउंड में 49 सीटों पर करीब 58% पोलिंग हुई। अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बाकी बची है। 23 राज्यों की सभी सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आज जिन राज्यों में वोट पड़े उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर शामिल है। सबसे ज्यादा 73% वोटिंग बंगाल में हुई। बंगाल से ही पोलिंग के दौरान हिंसा और हमले की खबरें भी आई। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर करीब 49% वोट डाले गए। मुंबई के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम में टेक्निकल ग्लिच के कारण वोटिंग कुछ देर के लिए रुकी रही। इसके बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग के टाइम में 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने और पोलिंग परसेंट गिराने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। आज कश्मीर की एक सीट बारामूला में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। करीब 59% लोगों ने वोट डाले। यूपी की 14 सीटों पर 58% पोलिंग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही रायबरेली और अमेठी की सीटें, क्योंकि राहुल गांधी आज सुबह सुबह रायबरेली पहुंच गए और दिन भर एक बूथ से दूसरे बूथ का चक्कर काटते रहे। कुछ पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत भी राहुल गांधी ने की, लेकिन योगी ने कहा जिन्हें हार का डर सता रहा है वो पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं, जबकि उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत मोदी की होगी, क्योंकि चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है और जीत राम भक्तों की होगी। अमित शाह ने दावा किया कि 5वें राउंड की वोटिंग के बाद तय हो गया कि 4 जून के बाद कांग्रेस तो दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन मायावती ने कहा जनता की खामोशी देखकर लगता है कि चुनाव बदलाव का है। शरद पवार ने कहा मेहनत में मोदी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अब मोदी की लोकप्रियता वैसी नहीं है जैसी 5 साल पहले थी और इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। इन सब नेताओं की बात आपको सुनवाऊंगा, उसका सियासी मतलब क्या है यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी के चुनावी माहौल से। आज 5वें फेज में उत्तर प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए उनमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, कौशाम्बी, फतेहपुर, फैजाबाद, मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और झांसी शामिल हैं। इन 14 सीटों पर करीब 58% मतदान हुआ। कुछ जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत के अलावा मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आज जो मतदान हुआ इसमें जिन बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हैं। लेकिन आज सबकी नजर रायबरेली की सीट पर थी, क्योंकि इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। मजे की बात है कि राहुल गांधी रायबरेली से वोटर नहीं है, उनका वोट दिल्ली में है। इसके बावजूद राहुल को फिक्र थी, इसलिए वो आज सुबह ही दिल्ली से रायबरेली पहुंच गए। राहुल रायबरेली में सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर गए, पूजा की और इसके बाद पूरे दिन वोटिंग का जायजा लेने के लिए एक से दूसरे बूथ पर घूमते रहे। बचरावा में बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोकल लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात भी की। जब राहुल बलखारा पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो यहां कुछ वोटर्स ने उनसे शिकायत की और कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के समर्थक उन पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? हालांकि रायबरेली में आज राहुल को विरोध का सामना भी करना पड़ा। राहुल के सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहुल के करीब जाने से रोका। राहुल ने भी विरोध पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से चलते बने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली आए हैं, वरना 5 साल से वो यहां दिखे भी नहीं। वो 5 साल अभी आज चुनाव में आए हैं और चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे ना। उनके आज उम्मीदवार है, केवल उनको चुनाव में ही आने की जरूरत है। जी हाँ, मैं मतदाता हूँ। रायबरेली के बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं।
दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें फिर से कैंडिडेट बनाया। आज दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के लोग रायबरेली का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर पलटकर नहीं देखते। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल और प्रियंका ने चुनाव के दौरान इमोशनल बातें की, अपने परिवार की विरासत का हवाला दिया, लेकिन नुकसान के डर से अपने दादा फिरोज गांधी का नाम तक नहीं लिया। इन्हें रिश्तों की कितनी कदर है, ये बात अब रायबरेली की जनता अच्छी तरह समझ गई है और इसका असर जरूर होगा। मुझे तो कोई टफ सीट नहीं लगती। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल भारी मतों के अंतर से खिल के जा रहा है, जो हमारे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। लोकतंत्र में एक तरीके से अनुचित बात है कि आप आओ, 10 साल रायबरेली वालों के सुख दुख में कभी खड़े ना हो, चाहे जितने लोग मर जाएं, चाहे जितने बड़ी तकलीफ हो, आप उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हो और आ करके चिट्ठी लिख दो, साहब मैं बेटा सौंप रहा हूं। ऐसा क्या मतलब हो गया बेटा सौंप रहे हो? अरे पहले बेटा जवान था ना, 2019 में बेटा जवान था, उस समय सौंप देते। 2014 में बेटा जवान था, उस समय तुमने बेटी को दिया था पहले, आज बेटा देने चली आई। इन्होंने अपनी बेटी को प्रभारी बनाने के बाद बेटी ने अपने स्टाफ को रायबरेली का प्रतिनिधि बना दिया। ना तो सोनिया गांधी मिली, ना प्रियंका गांधी मिली, ना किशोरी लाल शर्मा मिले, तीन के तीनों नहीं मिले। अब कितनों को सौंपेंगी? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हो, आप इंदिरा गांधी का नाम रायबरेली में ले रहे हो, तो पहले सांसद जो रायबरेली के थे फिरोज खान, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? और उनका नाम नहीं ले रहे हो तो ये माना जा रहा है कि आप निहित स्वार्थी हो। दादा को दादा ना कहना ये असामाजिक काम है, और जो दादा को दादा नहीं कहता उसको समाज कभी स्वीकार नहीं करता। इस बार रायबरेली की सीट पर गांधी नेहरू परिवार ने ताकत तो पूरी लगाई है। प्रियंका गांधी की ड्यूटी लगाई गई। प्रियंका 2 हफ्ते रायबरेली में रही। सोनिया गांधी भी वोट मांगने सिर्फ रायबरेली ही गई। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ रैली की और इसकी वजह है, पिछले चुनाव में यूपी में सिर्फ यही एक सीट कांग्रेस बचा पाई थी। सोनिया गांधी यहां से जीती थी। अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार राहुल अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। वो रायबरेली से मैदान में उतरे और अमेठी से गांधी नेहरू परिवार के पुराने वफादार किशोरीलाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी ने अमेठी में भी कैंपेन किया। राहुल सिर्फ एक बार अमेठी गए, क्योंकि आज अमेठी में भी वोट डाले गए। करीब 55% पोलिंग हुई। स्मृति ईरानी अब अमेठी की वोटर बन गई हैं। आज सुबह सुबह गौरीगंज में उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद स्मृति ने कहा, बीजेपी को पड़ा एक एक वोट विकसित भारत के लिए है। हालांकि आज किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव के काम में जुटी थी। प्रियंका के प्रचार ने कांग्रेस का टेम्पो हाई कर दिया। शर्मा ने कहा कि राहुल का अमेठी से न लड़ना पॉलिटिकल फैसला है, लेकिन राहुल पर आरोप लगाने के बजाय स्मृति को बताना चाहिए कि उन्होंने अमेठी के लिए क्या किया। अगर उनका काम बोलेगा तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं दिलाए, लेकिन ये तो जनता बताएगी ना काम किया है या नहीं किया। फिर 13 रुपए की किलो चीनी, यहाँ मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ पूरे अमेठी में कि 13 रुपए किलो चीनी मिल कहाँ रही है। हमने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा, हमने किसी की बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने मेरे लिए क्या कह दिया। जो आदमी कहता है उसके संस्कार हैं। मेरे संस्कार ये नहीं कि मैं किसी की बुराई करूं। मेरा तो ये संस्कार है कि भाई मैंने यहाँ राजीव जी से सीखा है। मैं 83 में यहाँ पे आया था, जिस तरह वो मतदाता से मिलते थे मैंने अपने आप को उसी अनुरूप ढाला। फिर मैंने बहुत सी चीज़ें सोनिया जी से सीखी, राहुल जी से सीखी। तो मैं एक तरह से 4 लोगों का मेल हूँ। गांधी परिवार की हिस्ट्री भागने की नहीं है। जब वो अंग्रेजों से नहीं भागे, ठीक है, इनसे भागेंगे क्या? पहले कहते यूपी से भागे, जब यूपी आ गए फिर कहते हैं अमेठी से भाग गए। तो ये थोड़ी फिर हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से भाग गए। कोई प्रोडिक्शन नहीं मेरा। जो चीज़ जनता का ऐसा मीटर कोई बना नहीं जो दिल पे लगाएं तो पता लग जाए कि ये कहाँ जा रहा है। तो जनता का ओवरऑल हमको लगता है समर्थन मिल रहा है। चुनावी राजनीति के जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़कर गलती की। अगर राहुल को दूसरी सीट से लड़ना ही था तो अमेठी से लड़ते। अब लग रहा है कि अमेठी से भागकर वायनाड गए और वायनाड के लोगों को बिना बताए छुप छिपाकर रायबरेली पहुंच गए। अगर रायबरेली में हार गए तो लोग कहेंगे जिस सीट को परिवार ने हमेशा जीता वहां से भी हार हो गई।
परिवार की रही से इस आग पर भट्टा लगेगा। अगर रायबरेली से जीत गए तो इसे कोई बड़ी बात नहीं मानेगा। लोग कहेंगे रायबरेली से तो कांग्रेस हमेशा जीतती रहती है। और फिर राहुल के सामने मुसीबत ये होगी कि इतनी मुश्किल से जीती रायबरेली को छोड़े या आसानी से जीते वायनाड को। इस चुनाव की दूसरी हाईलाइट यह है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली तक सीमित कर दिया। राहुल के रायबरेली में चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले प्रियंका अलग अलग राज्यों में कैंपेन के लिए जा रही थी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से प्रियंका की डिमांड थी, लेकिन 2 हफ्ते प्रियंका को इसी इलाके में कैंप करना पड़ा। आज लखनऊ में भी वोटिंग हुई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव के मैदान में हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से है। लखनऊ की सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा है। बड़ी बात यह कि आज बहुत दिन के बाद मायावती सार्वजनिक तौर पर नजर आई। लखनऊ में वोट डालने पहुंची मायावती ने पहली बार रिपोर्टर से बात की, सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा इस चुनाव में नेता तो बोल रहे हैं लेकिन वोटर साइलेंट है, इसलिए लगता है कि इस बार बदलाव होगा। पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। हर चुनाव में बोलते हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। इस चुनाव में जनता साइलेंट है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मायावती इस इलेक्शन में अब तक साइलेंट रही, ये सब जानते हैं। आज वो पहली बार मीडिया से बात करने के लिए सामने आई। उन्होंने सिर्फ 2-3 जगह पब्लिक मीटिंग्स की। चुनाव में बीएसपी का मायावती का शोर सुनाई नहीं दिया। अगर इस बार बीएसपी का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो उसकी राष्ट्रीय मान्यता की जा सकती है। बीएसपी इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शन में कुछ खास नहीं कर पाई। इसके आधार पर उसे नेशनल पार्टी की मान्यता मिली थी, जो अब जा सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है। 4 जून के बाद पार्टियों की मान्यता पर विचार होगा और अगर बीएसपी का हाल यही रहा तो एक बड़ा बदलाव यही होगा कि मायावती राष्ट्रीय पार्टी के बजाय राज्य स्तर की पार्टी की अध्यक्ष हो जाएगी। जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है तो उन्हें यकीन हो या ना हो, वो जोर जोर से कह जरूर रहे हैं कि 4 जून के बाद देश में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश ने मायावती से अपील की, कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए मायावती को इंडिया अलायंस की मदद करनी चाहिए। आज अखिलेश यादव ने उन सीटों पर कैंपेन किया जहां 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग होनी है। अखिलेश ने डुमरियागंज और संत कबीर नगर में रैलियां की। दोनों रैलियों में अखिलेश ने कहा हर फेज के चुनाव में बीजेपी पिछड़ती जा रही है, 4 जून को बीजेपी पस्त हो जाएगी। ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए
और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरणों में, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। अखिलेश यादव हर चुनाव में इसी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, इसी तरह बड़े बड़े दावे करते हैं। और आज अखिलेश के दावों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। जिस वक्त यूपी में 5th राउंड की वोटिंग हो रही थी, तो योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और सिरसा में जनसभाएं कर रहे थे। योगी ने कहा कि आज वोटिंग के दिन भी वो अपना स्टेट छोड़कर चंडीगढ़ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है इस बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। आज 5म चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। योगी आदित्यनाथ की बातों पर लोग यकीन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 बार वो बीजेपी को चुनाव जितवा चुके हैं। 4 बार बीजेपी लगातार यूपी में चुनाव जीत चुकी है। योगी ने 11 राज्यों में बीजेपी के लिए कैंपेन किया, यूपी के हर जिले में रैली की। जब उम्मीदवारों के नाम भी तय नहीं हुए थे, उस वक्त योगी यूपी के आधे से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके थे। यूपी में योगी ने सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर काम नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत किया, और इसका असर दिखाई दे रहा है। अयोध्या का वैभव लौट आया है। यूपी में लाखों करोड़ का निवेश हुआ है। माफिया राज खत्म हुआ, कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ। यही कारण है कि योगी यूपी में जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और जब यूपी में वोटिंग चल रही थी, जब राहुल गांधी रायबरेली में एक एक बूथ पर घूम रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 7 सीटों हावड़ा, हुगली, बैरकपुर, उलुबेरिया, बंदगांव, सेरामपुर और आरामबाग में करीब 73% वोट पड़े। सबसे ज्यादा वोटिंग करीब 77% मतदान आरामबाग कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। पिछले चुनाव में इन 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी और 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, इसलिए मुकाबला कड़ा है। 5वें फेज में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि वोटिंग के दौरान हंगामे की सबसे ज्यादा खबरें भी पश्चिम बंगाल से ही आई। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़प हुई, मारपीट हुई, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई, प्रिजाइडिंग अफसर को पीटने का इल्जाम लगा और हवाई फायरिंग भी हुई। मारपीट की वजह से दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता घायल हुए। बैरकपुर में कई बूथों पर मारपीट हुई। यहां बीजेपी के एक लोकल लीडर पर हमला हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने बीजेपी के नेता की गाड़ी पर पत्थर बरसाए। बैरकपुर में हुए हंगामे में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुआ।
बैरकपुर के टीटागढ़ नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह को घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए, उन्हें बूथ में जाने से रोका और वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से हालात पर काबू पा लिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने इल्जाम लगाया कि कई पोलिंग बूथ से उनके एजेंट्स को भगा दिया गया। टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। अर्जुन सिंह ने कहा, टीएमसी हार के डर से गुंडागर्दी पर उतर आई। हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए ऐसा काम हो रहा है। क्या आपको चोट लगी क्या? ना, मुझे चोट नहीं लगा। बैरकपुर के अलावा बंगाल के हावड़ा, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीटों पर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबरें आई, टकराव हुआ। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक घायल हुए। यह घटना उनसानी छठी मंजिल इलाके में हुई, जिसके बाद हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रचिन चक्रवर्ती मौके पर पहुंचे। प्रेजाइडिंग ऑफिसर से उनकी बहस हुई, जिसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने बीजेपी कैंडिडेट पर मारपीट का इल्जाम लगाया। इसी तरह आरामबाग सीट पर भी तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। हावड़ा से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हारोगंज एरिया में कुछ लोगों ने वोटर्स को रोकने के लिए सोसाइटी के गेट पर ताला लगा दिया। इस सोसाइटी में करीब 200 मतदाता रहते हैं, जो कई घंटे तक फंसे रहे और वोट देने नहीं जा पाए। आप लोग अधिकार का जो वो कर रहे हैं क्या? नहीं, आप अधिकार का करेंगे। हालांकि बाद में पुलिस से शिकायत के बाद ताला खोला गया, तब सोसाइटी के लोग वोट डालने निकले। हुगली में भी ऐसा ही हुआ। यहां बीजेपी के कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी की तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जोरदार बहस हुई। लॉकेट चैटर्जी ने एक पोलिंग बूथ पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया। उनका इल्जाम था कि यहां बोगस वोटिंग चल रही थी। जब वो मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक फर्जी पोलिंग एजेंट को पकड़ लिया, जिसके बाद काफी देर तक वहां नोक-झोंक होती रही। बोलो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा नाम बोलो। हमारा नाम क्या बोलो? बोलो नाम बोलो। উনি তো এজেন্ট বলেন দিদি, উনি তো বলেন তো ভেতরে বসে। আচ্ছা তো একজন এখন তুমি এখানে কেন বসে? 5वें फेज की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में थे। सुबह सुबह ओडिशा के पुरी में रोड शो और उसके बाद ओडिशा के ढेंकनाल और कटक में चुनावी रैली करने के बाद मोदी की बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से मोदी का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका। मोदी वहां नहीं पहुंच पाए और इसके बाद मोदी ने झारग्राम में रैली की। झारग्राम में मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की जो बात अपने मैनिफेस्टो में कही है, यह बात तो राहुल गांधी 12 साल पहले सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, रैलियों में कह चुके हैं। मोदी ने कहा, अब तो किसी को इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस दलित, आदिवासी और ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसके सबूत के तौर पर राहुल गांधी के उस भाषण का वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड किया जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को आरक्षण देगी। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस से पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी खड़ा हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। अब तक कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उनका दावा था कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं कही, लेकिन अब मोदी ने राहुल गांधी का वीडियो सामने रख दिया, बाजी पलट दी। अब कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? असली बात है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमैच्योरिटी के कारण कांग्रेस बार बार मुश्किल में फंसती है। वो कभी अडानी अंबानी का मामला उठाते हैं, कभी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं मोदी मुझसे डरते हैं। हर बार राहुल गांधी कांग्रेस को मुश्किल में डालते हैं। असली बात यह कि 12 साल पहले का ये वीडियो सबूत है इस बात का कि राहुल ने जब ये बात कही थी तब सारी पार्टियां खुलकर मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती थी, मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती थी, उन्हें खुश रखती थी। लेकिन मोदी ने इस खेल को बदल दिया। अब कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं लेकिन चुपचाप। उन्हें आरक्षण देने का मंसूबा तो रखते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। अब मोदी ने पुराना वीडियो सबके सामने रख दिया, मुसलमानों को रिजर्वेशन का पुराना वादा सामने आ गया। इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसी तरह की गलती इस बार ममता बनर्जी ने भी कर दी, जिसे मोदी ने पकड़ लिया। नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की रैली में ममता बनर्जी पर भी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में रामकृष्ण मिशन और संतों के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा, हार सामने देखकर तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है, ये लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, संतों का अपमान कर रही हैं। बंगाल के लोग, मोदी ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी टीएमसी सरकार ने ले रखी है। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार
हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का ये अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है। मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। असल में 2 दिन पहले एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ संत दिल्ली के बीजेपी नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। ममता ने कहा था ये ठीक नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर मठ की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। ममता के बयान को सरासर गलत बताया गया। भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े लोगों ने आज बहरामपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इसी के बाद आज नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया। ममता को भी समझ में आ गया कि उनका बयान चुनाव में बैकफायर कर सकता है, तो ममता ने तुरंत सफाई दी। बांकुरा की रैली में ममता ने कहा वो रामकृष्ण मिशन के काम का सम्मान करती हैं। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से उनका कोई विरोध नहीं है। उन्होंने सिर्फ भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज के संबंध में अपनी बात कही थी, जो पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के लिए काम करते थे और अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं रामकृष्ण मिशन का विरोध नहीं करती हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट का विरोध क्यों करूँगी? कुछ दिन पहले भी महाराज जी की तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें देखने के लिए गई थी। मैंने 1-2 लोगों की बात की है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। गंगासागर में भारत सेवाश्रम संघ का दफ्तर है, आश्रम भी है। वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो लोग सभी के लिए काम करते हैं। मैंने सिर्फ कार्तिक महाराज का नाम लिया था। उस व्यक्ति ने टीएमसी के एजेंट को बूथ में बैठने नहीं दिया। वोटिंग से 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसमें भी वो शामिल थे, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर कहा। इसके साथ मैं बोलती रहूंगी कि पहले वह अधीर रंजन के साथ थे, अब भाजपा के साथ हैं। वो कई इलाकों में जाकर धर्म के नाम पर भाजपा का प्रचार करते हैं। करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब बीजेपी के लोगों को सीने से लगा कर कीजिए, छिप छिप कर नहीं। मैं एविडेंस के बिना कभी भी बात नहीं करती हूँ। ममता बनर्जी अब चाहे जितना लीपापोती करने की कोशिश करें, उन्होंने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर आरोप तो लगाया था, बीजेपी की मदद करने का इल्जाम लगाया था। ये दुखद है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, इन दोनों संगठनों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दोनों संगठन सिर्फ मानव सेवा और परोपकार के लिए काम करते हैं। ये संगठन कोई 10-20 साल पहले नहीं बने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 137 साल पहले 1887 में की थी और इसका मकसद स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। वेदांत और सिद्धांत का प्रचार करना है, मानव सेवा है और आज रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में यही काम कर रहा है। भारत सेवाश्रम संघ की यहां तक बात है, इसकी स्थापना स्वामी प्रणवानंद महाराज ने 1917 में की थी। यह संगठन भी 107 साल पुराना है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। पूरे बंगाल में इन दोनों संस्थाओं के प्रति करोड़ों लोगों में आस्था है। ममता बनर्जी खुद स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के आदर्शों पर चलने की बात कहती रही हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर ममता ने इन संगठनों को भी राजनीति में घसीट लिया। इसका नुकसान ममता को होगा। बंगाल में कैंपेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। मोदी ने पटना में बीजेपी के कार्यालय का दौरा किया, पटना में रोड शो किया, सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सुशील मोदी के परिवार वालों से भी मिले। आज बिहार में भी 5 सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग हुई। इन 5 सीटों पर करीब 53% पोलिंग दर्ज की गई। पिछले इलेक्शन में ये 5 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार सबकी नजरें सारण और हाजीपुर सीट पर हैं, क्योंकि सारण से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और हाजीपुर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं।
सारण में पोलिंग बूथ नंबर 318 और 319 पर शाम को आरजेडी और बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच झड़प हुई। बोगस वोटिंग की शिकायत पर रोहिणी आचार्य वहां पहुंची। रोहिणी आचार्य ने दावा किया इस बार सारण सीट से बीजेपी की हार तय है, क्योंकि यहां से बीजेपी के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी कुछ काम करते नजर नहीं आए। रोहिणी आचार्य ने कहा हार के डर से बीजेपी अब हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान कर रही है, क्योंकि विकास के नाम पर बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एनडीए की तरफ से तो दावा हो रहा कि 4 लाख पार होगा, 4000 पार होगा। हाँ, तो इस बार झांसा राम लोग झोला लेकर के उठा करके एक ही बार चल जाएंगे पाकिस्तान। फिर से बिरयानी खाने का टाइम आ गया है। हाँ, मुद्दा तो है नहीं, खाली बिरयानी हिंदू मुस्लिम यही करेंगे, तो जाइए बिरयानी खाइए। महंगाई ही मुद्दा है, बेरोजगारी ही मुद्दा है, ना कि पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम मुद्दा है। यहाँ पे अमन चैन कायम करना है, अमन चैन कायम करना। जहर समाज में जो जहर घोल रहे हैं उनको इस बार दूर भगाने का काम करना है। रोहिणी आचार्य के प्रति लालू यादव को खास लगाव है, क्योंकि रोहिणी ने लालू यादव को अपनी किडनी दी है। इसीलिए रोहिणी चुनाव में कह भी रही है कि उन्होंने बेटी होने का फर्ज निभाया। अगर जनता उन्हें मौका देगी तो जनता के लिए भी सब कुछ न्यौछावर कर देंगी। और लालू भी चाहते हैं कि रोहिणी चुनाव जीते, लेकिन रोहिणी का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है। बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। इसलिए रोहिणी के लिए राह आसान नहीं है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि लालू के परिवार में सभी राजनीतिक मैदान में उतरना चाहते हैं, सभी लालू की विरासत में हिस्सा पाना चाहते हैं, लेकिन लालू ने परिवार में इस बात को लेकर झगड़ा नहीं होने दिया। उनका पूरा परिवार एक है। इस मामले में शरद पवार की मुश्किल ज्यादा है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी टूट गई, परिवार बिखर गया। महाराष्ट्र में आज वोटिंग टर्नआउट काफी कम रहा। आज महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 5 बजे तक करीब 48% पोलिंग हुई। आज 13 सीटों पर पोलिंग खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर आज वोट डाले गए, लेकिन निराश करने वाली बात रही कि इस बार भी मुंबई में वोटिंग परसेंटेज 50% से कम रहा। यानी मुंबई में आधे से भी कम वोटर्स अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकले। मुंबई में लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए कई फिल्मी सितारे भी मैदान में उतरे। सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी जैसे तमाम स्टार परिवार समेत वोट डालने पहुंचे। लोगों से पोलिंग बूथ तक जाने की अपील की, लेकिन इसका ठाणे इलाके में कई पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीन खराब हो गई। हालांकि मशीनों को तुरंत रिप्लेस किया गया। चुनाव आयोग ने वोटिंग का टाइम 1 घंटे बढ़ा भी दिया। इसके बावजूद मां विकास आघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर वोटिंग परसेंट कम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा जिन इलाकों में मां विकास आघाड़ी के वोटर हैं वहीं ईवीएम खराब हुई। इसका मतलब साफ है बीजेपी के इशारे पर साजिश हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं रहा। चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है, और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे, और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। जी, आपको इस पूरे मामले में कहीं राजनीतिक साजिश दिखाई देती है? हाँ, दिखाई तो दे ही रही ना, खुलेआम दिखाई दे रही है कि ऐसे सिलेक्टेड बस्तियां क्यों। जैसे आपने अभी कहा कि वहां तो जोरदार वोटिंग चल रहा है, तो वोटर्स तो उतरे हुए हैं, फिर आप मैसेज क्यों भेज रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? उद्धव ठाकरे जब कोर्ट जाने की धमकी दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा रहे थे, तभी शरद पवार दावा कर रहे थे कि इस बार महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले होंगे।
शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में इस बार कम से कम 50% सीटें महाविकास अघाड़ी जीतेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 42 सीटें एनडीए ने जीती थी। आज जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई वो सारी की सारी सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी। लेकिन शरद पवार को भरोसा है कि इस बार कम से कम 24 सीटें महाविकास अघाड़ी जीतेगा। पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार में जितनी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें यकीन है कि अब मोदी का करिश्मा काम नहीं कर रहा और मोदी को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा। इस चुनाव में हम 40 से 50% तक जाएं तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 5 साल से मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। ये सोचते हैं मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह बात सही है कि चुनाव प्रचार में मोदी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नेता हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन 5 साल पहले उनकी जो इमेज थी, उनको जो समर्थन था, आज बिल्कुल नहीं है। एक तरह से कैंपेन इलेक्शन करने में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली। अगर 1 मिनट के लिए शरद पवार की बात मान भी ली जाए कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, तो पवार साहब ये तो बता दें कि किसकी लोकप्रियता बढ़ी है। पवार साहब की, जिनका भतीजा साथ छोड़ गया, या राहुल गांधी की जो रायबरेली में लाज बचाने के लिए आज मारे मारे फिरते रहे, या लालू यादव की जिनका साथ नीतीश कुमार छोड़ गए, या ममता बनर्जी की जो इंडिया अलायंस से अलग हो गई, या केजरीवाल की जो इंटरिम बेल पर है। ये कहना बहुत आसान है कि मोदी की लोकप्रियता कम हो गई, मोदी को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन ये बताना उतना ही मुश्किल है कि आखिर समर्थन किसको मिल रहा है, लोकप्रियता किसकी बढ़ी है। सच तो यह है कि पवार साहब भी जानते हैं मोदी की मेहनत के आगे सब बेरंग हैं। आज सबसे अच्छी खबर जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट और लद्दाख में अच्छी वोटिंग से आई। अच्छी बात यह रही कि दोनों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। लद्दाख में 67% वोटिंग हुई, 67%। यहां तो ज्यादा वोटिंग होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन बारामूला में लोगों का उत्साह देखकर सब हैरान रह गए। बारामूला में आज करीब 59%, 59% वोटिंग हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले इलेक्शन में बारामूला में सिर्फ 35% लोगों ने अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया था। बारामूला लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें हैं और हर जगह से जबरदस्त वोटिंग की खबर आई। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पीडीपी के फयाज अहमद मीर और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख इंजीनियर राशिद से है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से मजबूत रही है। अगर 1999 के बाद से, यानी पिछले 5 चुनावों की बात करें, तो 4 बार यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। सिर्फ 2014 में यह सीट पीडीपी के पास गई थी। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी यह बात मान रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वोटिंग करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। बड़ी बात यह कि आज बारामूला में उन परिवारों ने भी वोट डाले जिनके परिवार का कोई मेंबर आतंकवाद के रास्ते पर चला गया। वोट डालने के बाद इन लोगों ने गलत रास्ते पर गए अपने भाइयों और रिश्तेदारों से देश की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लौटने की अपील की। मेरी अपनी मर्जी से, जो मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं डाला था, सच्ची में, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं डाला। आज मैंने अपनी मर्जी से वोट डाला है, क्योंकि मतलब मैंने पहले भी बताया है कि पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता है। सर मेरा भाई का नाम उमर लोन है सर, वो मतलब पिछले 6 सालों से एक्टिव है सर। इसका मतलब आज 7वां साल चल रहा है सर। उसको एहसास नहीं है कि जब मतलब डैडी की डेथ हो चुकी है, मतलब उस टाइम भी उसने मतलब कॉल शाल नहीं किया, कोई रायता नहीं किया। सर मैं अब उससे मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके कि आप ये बंदूक छोड़ दो, आप ये मतलब ये रास्ता छोड़ दो, मेहरबानी करके आप घर आ जाओ, अपने माँ के पास आप आ जाओ, अपने भाइयों के पास आप आ जाओ। मेरा वोट जो है डेवलपमेंट के लिए है, और मेरा वोट जो है एक अच्छा कैंडिडेट आए हमारे बारामूला में, जो लोगों का काम करे और लोगों को जो पिछले 30 सालों से मुसीबत में यहाँ से निकले। 2019 से पहले यहाँ ठीक नहीं था,
मतलब क्या ठीक नहीं था? गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, यहाँ के जो खुद के जो मिनिस्टर थे वो ठीक नहीं थे। जब से 2019 से एलजी गवर्नमेंट यहाँ आई है, एलजी गवर्नमेंट ने सब कुछ ठीक किया है। हड़ताल नहीं हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोग हर कोई बिजनेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है कश्मीर में। बारामूला में वोटिंग का बढ़ा हुआ परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। बारामूला के हंदवारा में 67% लोगों ने वोट डाले। जिन इलाकों में पिछले इलेक्शन में 4% लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचते थे, उन्हीं इलाकों में इस बार 44% लोगों ने वोट डाले। इस बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन और सुरक्षा बल भी अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि सबने मिलकर मेहनत की और इसीलिए बुलेट पर बैलेट की जीत हुई, लोकतंत्र मजबूत हुआ। इलेक्शन में अब अगली बारी दिल्ली की है। छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होगी, इसलिए अब दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन पूरे चरम पर है। आज दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की पब्लिक मीटिंग्स हुई। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में अपने कैंडिडेट कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगे। नोट करने वाली बात यह थी कि आज केजरीवाल अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को साथ लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकले। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल से पहले भाषण भी दिया और इसके बाद अरविंद ने कहा कि देश का माहौल देखकर उन्हें यकीन है अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हर जगह लोग बीजेपी और मोदी से बहुत नाराज हैं, इसलिए इस बार जनता बीजेपी को कड़ा सबक सिखाएगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हाथ धोकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने में जुट गई है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। पीछे पड़े हैं हमारे, आप देख रहे हो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का। चवन्नी नहीं मिली कहीं से। कितनी रेड मार ली इन्होंने, चवन्नी मिली हो कहीं पे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 25 पैसे नहीं मिले कहीं पे। अरे 100 करोड़ 1000 करोड़ हवा में थोड़ी चले गए। अगर हमने पैसे खाए कहीं तो मिलते, कोई जमीन मिलती, कोई ज्वेलरी मिलती, कोई कैश मिले, कहीं कुछ नहीं। पूरा झूठ, पूरा झूठ। जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को फंसाते जा रहे हैं। क्यों? मोदी जी डरते हैं आम आदमी पार्टी से। भाई साहब, पूरे देश में जनता बहुत नाराज है इनसे, गुस्से में है। खासकर बेरोजगारी और महंगाई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। लेबर का काम कर रहे हैं, डिग्री ले लेके लेबर का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा है। मेरे से लिखवा लो, 4 तारीख को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। केजरीवाल के रोड शो के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वी दिल्ली में पहुंचे। यहां से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इस रैली में योगी ने कहा वो 11 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। योगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो सबसे बड़े झूठे हैं। उन्होंने पहले अपने गुरु को धोखा दिया, फिर परिवार की झूठी कसम खाई और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, इसलिए अब उन पर कोई यकीन नहीं करता। योगी ने कहा इंडी अलायंस के लोग यूपी के बुलडोजर से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है चुनाव के बाद उनके घपले घोटाले उजागर होंगे, फिर संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी से, और से नहीं, दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है, तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से
किसी को परेशानी भी होती थी। याद करिए, ये आम आदमी पार्टी, इसका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था इसी दिल्ली में, और उस समय क्या क्या ये वायदे करते थे। आज कौन ऐसा नेता है, देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उसे पता है कि किस चुनाव में क्या करना है, देश के लिए क्या ज़रूरी है। अगर इतिहास देखें, दिल्ली के पिछले 3 असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिताया, बीजेपी को साफ कर दिया। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमेशा दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए। पिछले 2 चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को जिताई। इसलिए दिल्ली का रिजल्ट क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। गुजरात पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन नाम के 4 आतंकवादी श्रीलंका के नागरिक हैं। ये 4 टेररिस्ट पहले श्रीलंका से चेन्नई पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेकर अहमदाबाद पहुंचे। इन 4 का इरादा गुजरात में बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का था। इसके लिए इन 4 को पाकिस्तान में बैठे ISIS के आतंकवादी अबू से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। श्रीलंका से आए ये 4 आतंकवादी पहले अपने देश के आतंकवादी संगठन NTJ से जुड़े हुए थे, लेकिन इस साल फरवरी में ये 4 इस्लामिक स्टेट के हैंडलर अबू के कांटेक्ट में आए, जिसने इन 4 को भारत में आतंकवादी हमले के लिए तैयार कर दिया। पकड़े गए 4 टेररिस्ट प्रोटान नाम के ईमेल से आपस में बात करते थे और अबू से कांटेक्ट में थे। इनके मोबाइल फोन से मिली तस्वीरों के आधार पर गुजरात पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 रिवॉल्वर्स और 20 लाइव कारतूस बरामद किए हैं। रिवॉल्वर्स पर मेक का नाम मिटा दिया गया है, लेकिन कारतूसों पर पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा का नाम लिखा है। गुजरात पुलिस के DG विवेक सहाय ने बताया कि इन आतंकवादियों के निशाने पर बीजेपी और RSS के नेता थे और ये कुछ आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के इरादे से भारत आए थे, लेकिन इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद इन्हें पकड़ लिया गया। गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने वक्त रहते अहमदाबाद में कदम रखते ही ISIS के दहशतगर्दों को धर दबोचा, वरना यह खतरा बड़ा हो सकता था।